लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 2 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मन्नी मार्ग दिखा गए थे। बिल्लेसुर पीछे पीछे चले। गांव में सुना था बंगाल का पैसा टिकता है, बंबई का नहीं, इसलिए बंगाल की तरफ देखा। पास के गांवों के कुछ लोग बर्दवान के महाराज के यहाँ थे सिपाही, अर्दली, जमादार। बिल्लेसुर ने सांस रोककर निश्चय किया, बर्दवान चलेंगे। लेकिन खर्च न था, पर प्रगतिशील को कौन रोकता है। यद्यपि उस समय बोल्शेविज्म का कुछ ही लोगों ने नाम सुना था। बिल्लेसुर को आज भी नहीं मालूम, फिर भी आइडिया अपने आप बिल्लेसुर के मस्तिष्क में आ गई। वे उसी फटेहाल कानपुर गए। बिना टिकट कटाए कलकत्ते वाली गाड़ी पर बैठ गए। इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते चेकर ने कान पकड़कर गाड़ी से उतार दिया। बिल्लेसुर हिंदुस्तान की जलवायु के अनुसार सविनय कानून भंग कर रहे थे। कुछ बोले नहीं, चुपचाप उतर आए, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ा। प्लेटफॉर्म पर चलते फिरते समझते बूझते रहे। जब पूरब जाने वाली दूसरी गाड़ी आई, बैठ गए। मुगल सराय तक फिर उतारे गए, लेकिन 2-3 दिन में चढ़ते उतरते बर्दवान पहुंच गए। पंडित सत्तीदीन सुकुल महाराज बर्दवान के यहाँ जमादार थे। यद्यपि बंगालियों को सत्तीदीन शब्द के उच्चारण में अड़चन थी, वे सत्यदीन या सतीदीन कहते थे। फिर भी सत्तीदीन की उन्नति में वे कोई बाधा नहीं पहुंचा सके। अपनी अपार मूर्खता के कारण सत्तीदीन महाराज के खजांची हो गए। आधे आधे इसलिए कि ताली सत्तीदीन के पास रहती थी, खाता एक दूसरे बाबू लिखते थे। सत्तीदीन इसे अपने एकांत विश्वासी होने का कारण समझते थे। दूसरे हिंदुस्तानियों पर भी इस मर्यादा का प्रभाव पड़ा। बिल्लेसुर समझ बूझकर इनकी शरण में गए। सत्तीदीन सस्त्रीक रहते थे। 2-3 गाय पाल रखी थी। स्त्री शिखरी दशना थी, यानी सामने के 2 दांत आवश्यकता से अधिक बड़े थे। होठों से कोशिश करने पर भी नाबंद होते थे। पैकू के सुकुल कनवजियापन में बिल्लेसुर से बहुत बड़े। फलतः बिल्लेसुर को यहां सब तरह अपनी रक्षा देख पड़ी। बिल्लेसुर सत्तीदीन के यहां रहने लगे। ऐसी हालत में गरीब की तहजीब जैसी, दबे पांव, पेट खलाए, रीढ़ झुकाए, आंखें नीची किए आते जाते रहे। उठते जीवन में सत्तीदीन की स्त्री को एक सोहलाने वाला मिला। 2-3 दिन तक भोजन न खला। एक दिन औरत वाले कोठे जी गया। नक्की सुरों में बोली, मैं कहती हूं बिल्लेसुर, तुम तो आ ही गए हो और अभी हो ही, इस चरवाही को विदा क्यों न कर दूं? हराम का पैसा खाता है, कोई काम है? घास खड़ी है, 2 बोझ काट लानी है, नहीं पैर की बंधी मूठे हैं। यहां वहां का जैसा धान का पैरा नहीं, बड़ा बड़ा कतर देना है और थोड़ी सी सानी कर देनी है। देश में जैसे डंडा लिए यहां ढोरों के पीछे नहीं पड़ा रहना पड़ता। लंबी लंबी रस्सियां, 3 गाय हैं, घास खड़ी है, बस ले गए और खूंटा गाड़ कर बांध दिया। गायें चरती रहीं। शाम को बाबू की तरह टहलते हुए गए और ले आए। दूध दूह लिया। रात को मच्छर लगते हैं, गीले पैरे का धुआं दे दिया। कहने में तो देर भी लगी। कहकर सत्तीदीन की स्त्री ने कनपटी घुमाई और दोनों होठ सटाने शुरू किए। बिल्लेसुर चौकन ने ढोर चराने के लिए समंदर पार नहीं किया। ये काम गांव में भी था, लेकिन परदेश है, अपना कोई नहीं, दूसरे के सहारे पार लगना है। सोचा तब तक कर लें, नौकरी न लगी तो घर का रास्ता नापेंगे। बिल्लेसुर को जवाब देते देर हुई। सत्तीदीन की स्त्री ने कनपटी घुमाई कि बिल्लेसुर बोले, कौन बड़ा काम है? काम के लिए ही तो आया हूं। 700 कोस, देश 700 कोस तो होगा। बिल्लेसुर के निश्चय पर जमकर सत्तीदीन की स्त्री ने कहा, ज्यादा होगा, कानपुर से बर्दवान की दूरी। सोचकर बोली, जमादार आएंगे तो पूछूंगी, उनकी किताब में सब लिखा है। बिल्लेसुर खामोश रहे, मन में किस्मत को भला बुरा कहते रहे। शाम को जमादार आए। भोजन तैयार था। स्त्री ने पैर धुला दिए। जमादार पाटे पर बैठे। स्त्री दिन को मक्खियां उड़ाती है, रात को सामने बैठी रहती है। जमादार भोजन करने लगे। स्त्री ने कहा, जमादार, बिल्लेसुर कहते हैं अपना देश यहां से 700 कोस है। मैं कहती हूं और होगा, तुम्हारी किताब में तो सब कुछ लिखा है। सत्तीदीन को एक डायरी मिली थी। डायरी भी वही बाबू लिखता था। लिखने के विषय के अलावा और क्या क्या उसमें लिखा है, सत्तीदीन उस बाबू से कभी कभी पढ़ा कर समझते थे। सत्तीदीन ने सोचा, महाराज ने ऊंचा पद तो दिया ही है, संसार को भी उनकी मुट्ठी में बेर की तरह डाल दिया है। कई रोज वो किताब घर ले आए थे
और वहां जो कुछ सुना था, जितना याद था, जबानी स्त्री को सुनाया था। बाएं हाथ से मूंछों पर ताव देते हुए मुंह का निवाला निगलकर सत्यदीन ने कहा, 700 कोस इलाहाबाद तक पूरा हो जाता है। उनकी स्त्री चमकती आंखों से बिल्लेसुर को देखने लगी। बिल्लेसुर हार मानकर बोले, जब किताब में लिखा है तो यही ठीक होगा। पति को प्रसन्न देखकर पत्नी ने अर्जी पेश की। जिस तरह पहले बड़े आदमियों का मिजाज परखा जाता था, फिर बात कही जाती थी। बिल्लेसुर गर्जमंद की बावली निगाह से देखते रहे। सत्यदीन ने उसमें एक सुधार की जगह निकाली। कहा, बिल्लेसुर अपने आदमी हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि उस छोकड़े से ज्यादा खाएंगे। हम तनख्वाह न देंगे, दोनों वक्त खा लें। तनख्वाह की जगह हम तहसील के जमादार से कह देंगे, वे इन्हें गुमाश्तों के नाम तहसील की चिट्ठियां देते रहे। ये 4-5 घंटे में लगा आएंगे। इन्हें 4-5 रुपये महीने मिल जाया करेंगे। हमारा काम भी करते रहेंगे। सत्यदीन की स्त्री ने किए उपकार की निगाह से बिल्लेसुर को देखा। बिल्लेसुर खुराक और 4-5 का महीना सोचकर अपने घनत्व को दबा रहे थे। इतने से आगे बहुत कुछ करेंगे। सोचते हुए उन्होंने सत्यदीन की स्त्री से हामी की आंख मिलाई। जमादार गंभीर भाव से उठकर हाथ मुंह धोने लगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।